आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सच कहें तो ये इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी सिहरन पैदा कर देता है। जलियांवाला बाग ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? आज हम गहराई से समझने वाले हैं कि आखिर उस दौर में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कारणों और दूरगामी परिणामों का बिल्कुल निष्पक्ष आकलन करेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि एक अकेली घटना ने, मेरा मतलब है सिर्फ एक दिन की एक घटना ने, पूरे भारतीय इतिहास का रुख कैसे मोड़ दिया। देखिए, इतिहास अक्सर हमें तारीखों जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक बेहद दमनकारी व्यवस्था ने शायद अनजाने में ही पूरे देश में चेतना की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो रुकने वाली नहीं थी। ये मानो क्षितिज पर उठते हुए किसी भयंकर तूफान जैसा था। ये कोई आम त्रासदी नहीं थी, बल्कि वो चिंगारी थी जिसने सचमुच ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें उस समय के कानूनी दमन को समझना होगा। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे आम बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। जरा सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत सुधारों की उम्मीद कर रहा था और बदले में क्या मिला? एक ऐसा दमनकारी कानून जिसने नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ दिया। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया गया, और सबसे खौफनाक बात, किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करने की खुली छूट देती गई। 2 साल, पूरे 2 साल। जरा इस संख्या पर गौर करें। इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी इंसान को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के पूरे 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। सोचिए उस दौर के खौफ और अन्याय को। ना कोई वकील, ना दलील, ना अपील। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों को तो जैसे ताक पर रख दिया गया था। और बिल्कुल स्पष्ट है कि इस एक क्रूर प्रावधान ने पूरे भारत में आग में घी का काम किया और हर तरफ भारी जन आक्रोश भड़क उठा। और इस आक्रोश के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को देखिए। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अहिंसक हड़ताल का आह्वान किया। फिर 9 अप्रैल को 2 बड़े राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रातों रात बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके विरोध में जब 10 अप्रैल को हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो ब्रिटिश प्रशासन ने घबराकर मार्शल लॉ लगा दिया। और यहां एंट्री होती है ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर की, जिसके हाथों में शहर की सारी शक्तियां सौंप दी गईं। और फिर वो मनहूस दिन आया, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए थे। इनमें से ज्यादातर तो मार्शल लॉ के प्रतिबंधों के बारे में जानते तक नहीं थे। ये बिल्कुल एक शांतिपूर्ण सभा थे। लेकिन जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ, जिनमें मुख्य रूप से गोरखा सैनिक थे, उस बाग में दाखिल हुआ। उसने बिना कोई चेतावनी दिए उस ऐतिहासिक और संकरे मैदान का एकमात्र बाहर जाने का रास्ता, जी हां, एकमात्र निकास द्वार बंद करवा दिया। और फिर उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 1000 से ज्यादा। स्क्रीन पर दिख रहा ये आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है। उस बंद मैदान के अंदर उस दिन 1000 से अधिक निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। खून से लाल हुई वो जमीन गवाह है। ये कोई 2 सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि एक बेहद भयानक, निर्मम और एक तरफा नरसंहार था, जिसने इंसानियत को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अकेली त्रासदी ने स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा को हमेशा के लिए पलट दिया। ब्रिटिश न्याय से भारतीयों का जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था ना, वो भी पूरी तरह टूट गया। महात्मा गांधी जो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थक हुआ करते थे, उन्होंने अपना रुख बदला और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कड़ा विरोध जताते हुए अपना नाइटहुड सम्मान लौटा दिया। हालांकि 18 अप्रैल को जगह जगह हिंसा बढ़ने की वजह से गांधी जी ने अपना प्रारंभिक सत्याग्रह कुछ समय के लिए रोक दिया था। लेकिन अब आज़ादी की मांग सिर्फ छोटी मोटी रियायतों तक सीमित नहीं रही थी। ये पूरी तरह से पूर्ण स्वराज की तरफ मुड़ चुकी थी। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न्याय को लेकर दोनों पक्षों की सोच में कितना जमीन आसमान का फर्क था। यहां इस तुलना को देखिए। एक तरफ था 1920 का ब्रिटिश हंटर आयोग। उन्होंने रिपोर्ट में जनरल डायर के काम की निंदा तो की, लेकिन, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, उसके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई सिफारिश ही नहीं की।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी गैर सरकारी समिति थी जिसने आज़ाद तरीके से जांच की। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में डायर की इस अमानवीयता को दुनिया के सामने रखा और पंजाब में मार्शल लॉ लगाए जाने को सिरे से गलत और अनुचित ठहराया। अब सड़कों पर हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के शोर में एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दब कर रह जाती है। ये थी एक बहुत ही बड़ी बौद्धिक और कानूनी लड़ाई। और यहाँ एक बेहद प्रमुख नाम उभर कर आता है सर चिट्टूर शंकरन नायर का, एक बहुत ही शानदार प्रगतिशील न्यायवेद और समाज सुधारक। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने भेदभाव के खिलाफ पहले भी कई ऐतिहासिक कानूनी लड़ाइयां लड़ी थी। सर नायर का ये विरोध सिर्फ खोखले शब्दों तक सीमित नहीं था। इस नरसंहार से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने तुरंत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 1922 में उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की। इस किताब में उन्होंने बिना डरे पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को इस पूरे नरसंहार के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया। नतीजा, माइकल ओ डायर ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। लंदन के एक कोर्ट में ये हाई प्रोफाइल केस लड़ा गया और पता है क्या हुआ? ब्रिटिश जूरी ने 11-1 से ओडायर के हक में फैसला सुनाया। लेकिन सर नायर अपने रुख पर अडिग रहे। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये अटल फैसला ब्रिटिश पूर्वाग्रह को बेनकाब करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इस घोर अन्याय की गूंज शांत होने वाली नहीं थी। दशकों तक इसका असर रहा। 1919 के उस काले दिन के पूरे 21 साल बाद 1940 में राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जिन्हें दुनिया उधम सिंह के नाम से जानती है, उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। उधम सिंह ने उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपना बदला लिया था जो उस खूनी मार्शल लॉ का रचयिता था। उधम सिंह को फांसी दे दी गई और आज़ादी के काफ़ी सालों बाद 1974 में जाकर उनकी अस्थियों को सम्मान के साथ भारत लाया गया। जरा सोचिए, ये लंबी समय सीमा दिखाती है कि इस त्रासदी के घाव भारतीय जनमानस पर कितने गहरे और कितने स्थायी थे। तो इस विश्लेषण के अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो सच में एक गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। भीषण दमन की एक अकेली घटना किसी देश के इतिहास का रुख हमेशा के लिए कैसे मोड़ देती है? क्योंकि देखिए, जलियांवाला बाग सिर्फ पंजाब की एक जगह का नाम नहीं है और 13 अप्रैल 1919 महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। उस दिन की त्रासदी, उसके इर्द गिर्द बुने गए वो काले कानून और बाद में हुए वो एक तरफा कानूनी फैसले, इन सब ने मिलकर भारत को स्वराज के रास्ते पर इतनी मजबूती से खड़ा कर दिया कि फिर पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं था। इस भीषण दमन ने लोगों में डल पैदा करने की बजाय एक अदम्य साहस को जन्म दिया। यहीं से हमारे इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।